नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत सरकार ने अब चीन से लगने वाली सीमा पर जवानों को फायरिंग की खुली छूट दे दी है। जवानों को खुली छूट मिलने के बाद ड्रैगन ने अपना पैंतरा एक बार फिर बदल दिया है। चीन की सेना कल से ही भारत की सेना के साथ बातचीत की पेशकश कर रही है। एलएसी पर मोल्डो में आज फिर बात हो भी रही है, लेकिन यह सब चीन की चालबाजी लगती है। चीन ने 24 साल पहले सीमा पर गोली नहीं चलाने का समझौता भी एक साजिश के तहत ही किया था, क्योंकि इस समझौते के बाद चीन ने अक्साई चीन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत तेजी से शुरू किया और युद्ध की पूरी तैयारी की। यह समझौता भी पंचशील समझौते की तरह ही खतरनाक था। क्या है इस समझौते की पूरी कहानी, देखिए पूरे दस्तावेजों के साथ यह स्पेशल रिपोर्ट। सेना गोली चलाएगी, ड्रैगन को सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। चीन की सीमा पर गोली नहीं चलाने का 24 साल पुराना फैसला भारत सरकार ने बदल दिया है। अब चीन से लगने वाले पूरे 3488 किलोमीटर की सीमा पर भारत के सैनिकों को पूरी छूट मिल गई। भारत के वीर जवानों के हाथ खोल दिए गए हैं। चीन के सैनिकों की कायराना हरकतों का जवाब अब सीधे गोली चलाकर दिया जाएगा। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को पहले ही चेतावनी दी थी कि गलवान में जो खूनी संघर्ष हुआ है उसका असर भारत और चीन के रिश्तों पर गंभीर पड़ेगा। और आपको बता दें कि अब ये असर होना शुरू हो गया है। भारत सरकार ने चीन के साथ हुए 1996 और 2005 के समझौते को अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। आखिर ये समझौता क्या है, ये आपको समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि समझौते की आड़ में चीन ने पैंतरा खेलकर कैसे भारतीय सैनिकों के हाथ बांध दिए और उसका किस तरह से फायदा उठाया। लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये समझौता क्या है। 1996 में भारत और चीन के समझौते में यह कहा गया था, एलएसी और भारत चीन की सीमाओं पर खतरनाक सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर ना तो गोलियां चलाई जाएं, ना कोई जैविक रासायनिक प्रयोग किया जाए। एलएसी के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक ना ही कोई धमाके किए जाएं, ना ही कोई गोली चलाई जाए। चीन ने यह समझौता किया, इसके पीछे चीन की एक बहुत बड़ी चाल थी। 1990 के बाद चीन ने अक्साई चीन के पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए चीन ने अक्साई चीन में सड़कों और ब्रिजों का जाल बिछाने का फैसला किया। यह सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि चीन की सेनाएं अपनी आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान को भारत से लगने वाली सीमा पर आसानी से लगा सके। भारत को चीन के इरादों पर कोई शक नहीं हो, इसीलिए चीन ने भारत के साथ ये समझौता किया कि भारत और चीन के बीच किसी भी सीमा विवाद की स्थिति में गोली नहीं चलाई जाएगी। एक जवान और हथियार एक चीज हैं। बिना हथियार के जवान कुछ नहीं है। हम तो अपने जवानों को और अपने आप को इस प्रकार ट्रेन करते हैं कि रात को अंधेरे में आप अपना हथियार इस्तेमाल कर सकना चाहिए। अभी जो नुकसान होगा वो पीएलए का और चाइना का होगा, क्योंकि ये जो लक्ष्मण रेखा पार की है चाइना ने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने बेटुक बेबाक तरीके से कहा है कि ये जो उकसाया है चाइना ने, इसका जवाब दिया जाएगा और सक्षम रूप से दिया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सेना की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल, और अभी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से तैयारी चल रही है। भारतीय सेना सीमा पर गोली नहीं चलाएगी, यह समझौता करने का मौका चीन को बेहद जल्द मिल गया। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब चीन के दौरे पर थे,
दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी कि एलएसी पर जो भी विवाद है उसे सुलझाने के लिए समझौते किए जाएं। 1996 में तब के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इसे अंतिम रूप दिया और इस समझौते में तय हुआ कि जो भी हमारे विवाद हैं उसे राजनयिक या फिर कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, ना कि सीमा पर हथियारों के बल पर। ड्रैगन इस तरह रंग बदलने के लिए बदनाम रहा है। 1962 के युद्ध के पहले भी चीन ने इसी तरह का पंचशील समझौता किया था। 1950 से 1957 के बीच चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ खूब मीठी मीठी बातें करते रहे और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी की जा रही थी। इसका खामियाजा भारत को 1962 के युद्ध में भुगतना पड़ा। बिना लड़े ही जंग जीत लेना यह चीन की बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। विलियम मॉट और जे चोंग किम ने अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ चाइनीज मिलिट्री कल्चर में बिल्कुल साफ लिखा है, जहां पर चीन की सेना कमजोर होती है वहां पर चाइनीज जनरल योजनाएं बनाते हैं। बिना किसी निर्णायक लड़ाई के ही लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। चीन की प्राचीन युद्ध नीति यही है कि दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन से दोस्ती करो। 1996 में भारत चीन बॉर्डर पर गोली नहीं चलाने का चीन का समझौता भी इसी दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में खंजर खोपने की पहली तैयारी थी। 16 जून को गलवान में जिस तरह खूनी संघर्ष हुआ और हमारे देश के 20 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वो चीन की लंबी रणनीति का ही एक हिस्सा है। भारत और चीन की सीमा में आखिरी बार गोली 1975 में चली थी अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में। हमारे असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए थे पेट्रोलिंग के दौरान। उस वक्त भी चीन ने इस घटना के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त भारत सरकार ने यह बताया था कि चीन ने 20 अक्टूबर 1975 को सीमा को पार करके फायरिंग की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उस वक्त यह माना था कि चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा के 500 मीटर अंदर घुसकर फायरिंग की थी। चीन पहले से ही इस तरह की हरकतें करने के लिए बदनाम रहा है। चीन पर किसी दबाव का कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को 1996 और 2005 में इस तरह का समझौता करना चाहिए था कि भारत के जवानों को चीन से लगने वाली सीमा पर गोली चलाने की छूट न दी जाए। 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला पोस्ट पर भारत के जवान बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहे थे। चीन के सैनिकों से इस बॉर्डर फेंसिंग को लेकर झड़प हुई। भारत के जवान उस वक्त तारबंदी के काम में लगे हुए थे। चीन के सैनिकों ने बिना जाने समझे सीधे फायर खोल दिया। चाइनीज सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में भारत के दर्जनों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बात है 1967 की, सिक्किम की, नथुला और चोला की। अभी 1962 वॉर को सिर्फ 5 साल ही हुए थे। वहाँ पर जो भारतीय सेना और पीएलए थी, वो नथुला जो पास है वहाँ पर बार्ब्ड वायर को लेकर बातचीत शुरू हुई। झगड़ा सा शुरू हुआ कि बार्ब्ड वायर यहाँ लगानी है, वहाँ लगानी है। कुछ ही डिस्टेंस की बात थी, लेकिन बातचीत के दौरान में जैसे झड़प हुई, चाइना वालों ने, पीएलए ने फायर खोल दिया। उसके बाद में जो जीओसी साहब थे, जनरल सगत सिंह, जो यूनिट के सीओ थे, बात दिन की थी और उन्होंने फायर खोला, मशीन गन से फायर किया, आरटी से फायर किया और क्या अंत में हुआ? चाइना के 400 पीएलए जवान मरे। चीनी सेना की ये पुरानी पॉलिसी रही है, वो जब भी अपने दुश्मन के ऊपर भिड़ने की कोशिश करते हैं तो भेड़ियों की तरह एक साथ झुंड में आते हैं। दरअसल ये चाइनीज पीएलए की वोल्फ वॉरियर टेक्निक है। दरअसल यही वजह है कि इस समय जब भारतीय सेना के आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देश पर साफ तौर पर अपने लोकल कमांडर्स को इस बात को कहा कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर चाइनीज पीएलए पत्थर चलाता है या फिर कटीले रॉड का इस्तेमाल करता है तो सिचुएशन के आधार पर कोई भी रोक टोक लोकल कमांडर्स को नहीं होगी, वो गोली तक चला सकते हैं। इसी वजह से चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाया और डरा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। समझौते न मानना चीन की फितरत है। पड़ोसियों की जमीन पर जबरन कब्जा चीन की आदत है। भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है।
चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से एलएसी के आसपास हालात बैटल ग्राउंड जैसे हैं। लद्दाख में हलचल बहुत तेज है। एयरफोर्स चीफ के बाद अब आर्मी चीफ लद्दाख जा रहे हैं। फ्रंट पर जाकर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। इतना तो साफ है, सेना हर फ्रंट पर तैयार है। यानी अब चीन ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उस पर अटैक समझो, ये पक्की बात है। देखिए भारत की सेना चीन को जवाब देने के लिए किस तरह तैयार बैठी है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के खिलाफ 3 वॉर थिएटर और इसके लिए एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एक्टिव कर दी गई है। भारत के किसी भी कमांडर की तरफ से चीन को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग मिल गई है। मैं बात साफ करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और डिप्लॉयड हैं ताकि हर स्थिति का सामना कर सकें। चीन के साथ जब भी जंग होगी तो जमीन से अटैक होगा, समंदर में भी वॉर होगी, और एयरफोर्स का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। हिंदुस्तान ने अपनी सेना के हाथ खोल दिए। इस हाथ खोल देने का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। पहले देखिए एयरफोर्स का रोल क्या होगा। इसलिए आपको इस वक्त भारत के 4 सबसे मजबूत फाइटर और उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं और उसके बाद दिखाएंगे चीन कहां मार खाएगा, यानी उसकी कमियां क्या है। लद्दाख में लेह एलएसी पर ऑपरेशन के दौरान फ्रंट लाइन एयरबेस बन जाएगा। अभी यहां MiG-29 तैनात कर दिए गए हैं। MiG-29 को अपग्रेड करके अब मल्टी रोल फाइटर बना दिया गया है, यानी ये एयर कॉम्बैट के साथ जमीनी हमले भी अंजाम दे सकता है। MiG-29 को भारत ने 80 के दशक में रूस से खरीदा था। यह ऐसा फाइटर है जो दुनिया का बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है। अब चलते हैं अंबाला। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से ये हिमाचल और उत्तराखंड पर एलएसी का ख्याल रखेंगे। जैगुआर पहाड़ों के बीच और घाटियों के बीच उड़ान भरते दुश्मन के अड्डों पर अटैक कर सकता है। इस दौरान नीची उड़ान भरने से ये रडार से भी बचा रहता है। अब देखिए भारत का सुपर फाइटर। उत्तर प्रदेश में बरेली एयरबेस, यहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से सुखोई उड़ान भरने के बाद एलएसी के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। सुखोई एलएसी के अंदर रहते हुए चीन की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी रेंज, इसका रेडार और इससे दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। वहीं गोरखपुर में तैनात जैगुआर यहां से तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री एयरबेस पर अटैक कर सकता है। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ें तो सिक्किम को महफूज रखने के लिए हाशिमारा एयरबेस है। हाशिमारा एयरबेस में ऑपरेशंस के दौरान मिराज जैसे विमान तैनात किए जा सकते हैं। मिराज 2000 विमान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और यह भारत का सबसे भरोसेमंद जहाज माना जाता है। इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है
और अब ये भारतीय वायुसेना में 2035 तक ऑपरेट कर सकते हैं। इनका मुकाबला चीन के J-10 जैसे विमानों से होगा और मिराज जिस तरह का फाइटर है, ये J-10 को आराम से हरा देगा। वहीं असम में तेजपुर और छबुआ बेस पर सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को चीन से महफूज रखेंगे। ये सभी एयरबेस ऐसे हैं कि चंद मिनटों की उड़ान के बाद ये विमान LAC तक पहुंच जाएंगे। इस बात का इशारा एयर चीफ ने कर दिया है। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात ऐसे हैं कि सेना को हमेशा तैयार रहना है और चौकन्ना रहना है। लद्दाख में LAC पर जो हुआ वो बताता है कि हमें कम वक्त में क्या करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। भारत की एयरफोर्स चीन से पहले LAC तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को LAC तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने LAC के पास कई एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव किया है। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। ये है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इसके अलावा LAC के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, पुकचे और न्योमा में भी हवाई पट्टी है और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में यह बड़ा रोल निभाएगा। LAC के आसपास पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से LAC के करीब तक पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्द फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर और C-13OJ हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी और चीन के सामने ऑप्शन क्या है, इसे समझने के लिए अब LAC को समझिए। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख से लगा इलाका यानी अक्साई चिन। दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से लगे बॉर्डर पर चीन कम आक्रामक रहा है, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नीयत हमेशा खराब रही है। इस वक्त तीनों फ्रंट पर भारत के पास चीन से ज्यादा ऑप्शन है। भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट ऐसी है कि चीन एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। चीन के लिए यहां ऐसे हालात बन जाएंगे कि उसके लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात एयर चीफ की वार्निंग से शुरू हुई है। I assure the nation that we मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम गलवान में अपने जवानों की शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। of Galwan go in vain. चीन को अपनी सेना की संख्या पर गुरूर है तो उसको मालूम होना चाहिए कि जंग तादाद नहीं बल्कि रणनीति से लड़ी जाती है। उसकी तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि युद्ध में भारत की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी उस पर भारी पड़ेगी। तिब्बत मोर्चे पर चीन के लिए अपनी सप्लाई लाइन को महफूज रखना बड़ा चैलेंज रहेगा। यही वजह है कि उसने अब तिब्बत में LAC तक फौज पहुंचाने के लिए सड़कें और रेलवे लाइन बनाई है।
तिब्बत के तहत आने वाली पश्चिमी थिएटर कमांड चीन की सबसे शक्तिशाली आर्मी मानी जाती है, लेकिन बाकी फोर्स को फ्रंट तक पहुंचाने में चीन को वक्त लग सकता है। टैंक और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में तिब्बत भारत सीमा तक पहुंचाने के लिए चीन को लंबी तैयारी करनी होगी और यहां उसकी एयरफोर्स की कमी जाहिर हो जाती है। तिब्बत के लिए चीन की एयर पावर पर नजर डालिए। पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन की 4 फाइटर जेट डिवीजन, एक बॉम्बर डिवीजन और एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन आती है। चीन के पास इस इलाके के लिए बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान है और अब वो अपनी तीसरी पीढ़ी के कई विमानों को हटाकर चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रहा है। चीन के पास पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए करीब 200 फाइटर जेट हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में विंग लॉन्ग क्लास के यूएवी और यूसीएवी हैं, यानी ऐसे ड्रोन जो मिसाइल से अटैक तक कर सकते हैं। चीन ने अपने 10 अवॉक्स यानी टोही आसमानी रेडार वाले विमानों को यहां तैनात किया हुआ है। चीन के पास तिब्बत और आसपास 15 से ज्यादा एयरबेस या हवाई पट्टियां हैं, लेकिन अब वो यहां 8 हवाई अड्डों को एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल कर चुका है और इनका इस्तेमाल सिर्फ भारत पर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में भारत ने तिब्बत की सीमा के आसपास 3 एयरबेस पर सुखोई 30 MKI विमान तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली और असम में तेजपुर और झबुआ। लेकिन तिब्बत की जमीन पर होने के बावजूद चीन का तिब्बत के आसमान पर कब्जा मजबूत नहीं है। इसकी एक बहुत तकनीकी वजह है जिसके पीछे कुदरत है और इस कुदरती कमी का मजबूत तोड़ अब तक चीन नहीं निकाल पाया। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं और यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है, जबकि भारत के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं और भारत के फाइटर जेट LAC के आसपास पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कभी भारत और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आए तो चीन के विमान कमजोर साबित होंगे। इसलिए चीन के लिए भारत के खिलाफ आसमानी जंग बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी और ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानता है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार वायरस के वायरल सच में देखिए, LAC पर अब तक 56 चीनी सैनिकों